लर्न विथ स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री में भी सबसे पहले प्राचीन भारत को हम स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है वह है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। तो सबसे पहले हिस्ट्री क्या होती है, इतिहास क्या होता है। तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित जो महत्वपूर्ण विशिष्ट और जो सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं हैं, जो तथ्य आदि हैं, उनका जो क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन होता है वो इतिहास कहलाता है। तो हम सबसे पहले इतिहास हमने पढ़ा। इसके में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता जो है वो हेरोडोट को कहा जाता है, हेरोडोट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास में सर्वप्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो से संबंधित जो प्रथम वास्तविक पुस्तक है वो रासतरंगिणी को माना जाता है। किसे माना जाता है? रासतरंगिणी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं। वह आहत सिक्के कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ एक क्वेश्चन है कि सिक्कों का जो अध्ययन होता है वो उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है। तो प्रागैतिहासिक खोज करने का जो श्रेय है वो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। किसे जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित जो प्री हिस्टोरिक इंडिया है, ये कृति है, ये किसकी है। तो ये स्टुअर्ट पिकट की। किसकी? स्टुअर्ट पिकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो किस शब्द का प्रयोग किया है? इन तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चीनी यात्रियों ने अपनी जो यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए इन दो शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसे अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। साथ ही ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरा लिपि विद्या। और अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा राक्षस। क्या कहा जाता है? मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था। तो किस अभिलेख से भारतवर्ष नाम का उल्लेख प्राप्त हुआ था? वह हुआ था हाथी गुफा अभिलेख से। किससे? हाथी गुफा अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था। तो सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास जो है वो किसने तैयार किया था? वी ए स्मिथ ने। किसने? वी ए स्मिथ ने तैयार किया था। अब इतिहास जो है, इतिहास को तीनों कालों में डिवाइड किया गया। किसमें? तीनों कालों में, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जो प्रारंभ होता है मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक का। कब तक का? 3000 ईस्वी पूर्व तक का। और इसके विषय में क्या हुआ कि पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का जो एकमात्र स्रोत था ही थे। और क्योंकि इसमें कोई लिखित साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं था, लिखित साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं था। और जो ऐतिहासिक आदिकाल है, जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, वो 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का। और इसमें क्या हुआ कि जो लिखित साक्ष्य है वो उपलब्ध तो था लेकिन वो पढ़ने योग्य नहीं था। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता,
की लिपि तो हमें मिल चुकी है, लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। फिर उसके बाद आए हिस्टोरिकल पीरियड यानी ऐतिहासिक काल, जो कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर आगे तक चला। और इसमें क्या होता कि पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। तो इतिहास को जानने के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है उसमें सबसे पहले आता है धार्मिक स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ऐतिहासिक स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ऐतिहासिक स्रोतों का प्रयोग किया जाता है या ग्रंथों का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही पुरातात्विक साक्ष्य और जो विदेशी विवरण हैं उनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा। तो किस विद्वान ने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने। और कब पढ़ा? 1837 में। कब? 1837 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है। तो महर्षि कृषि द्वैपायन वेद व्यास को जो है वो वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, सॉरी, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे। तो वो थे वैश्वस्थ मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुपुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है। वायुपुराण में जो है वो हमें गुप्त वंश के बारे में उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो ये कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। क्या बोले? मत्स्य, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मत्स्य पुराण है, जो मत्स्य पुराण है वो किस वंश से संबंधित है। तो वो है आंध्र सातवाहन वंश से। किससे? आंध्र सातवाहन वंश से। और विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से? साथ ही ये क्वेश्चन भी हमें आता है कि विष्णु पुराण का संबंध जो है वो किससे है। वो है मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण का आंध्र सातवाहन और विष्णु पुराण का मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, यानी यहाँ से दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ वो लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिली। नारद स्मृति हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और जो प्रमाणिक पुस्तक किसे माना जाता है, कौन सी मानी जाती है। वो है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है। शुंग काल मानक जो ग्रंथ है वो मनुस्मृति को माना जाता है। तो जो क्वेश्चन सेम है तो हमें याद रखना है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति है और शुंग काल का जो मानक ग्रंथ है वो भी मनुस्मृति है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है। तो किस ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण में पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है स्त्री को। अब हम महाभारत के बारे में पढ़ लेते हैं कि महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख हमें आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। किस सूत्र में? आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय बाद ये बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए और यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतशास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। तो प्रारंभ में कितने थे? 8,800 श्लोक थे, फिर 24,000 श्लोक बन गए और फिर 1,00,000 श्लोक बन गए। इसीलिए इसे क्या कहा जाने लगा? महाभारत कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरालेख विद्या से क्या है। पुरालेख विद्या होती क्या है? पुरालेख विद्या होती है जो शिलालेखों का जहाँ अध्ययन किया जाता है, शिलालेखों का जहाँ अध्ययन किया जाता है वो पुरालेख विद्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है। वह डार्विन को माना गया है। किसे? डार्विन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है रेहला के नाम से। ह्वेनसांग ने किस विशाल विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध स्तंभ लेख में किससे जानकारी किससे जानकारी मिलती है? शुंग काल की जानकारी मिलती है बौद्ध स्तंभ लेख से। ह्वेनसांग ने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? किस पुस्तक में किया है? सी यू की। काफ़ी बार ज़्यादा बार रिपीट भी हुआ है HPSSC एग्ज़ाम्स में, तो आप इसे याद रखना। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी है और काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो किसने की थी किताब उल हिंद की रचना? अल-ब्रूनी। याद रखना, अल-ब्रूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। याद रखना कि वो आया तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन दरबार में था और साथ ही उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। क्या किया गया था? नियुक्त, काजी भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? यात्रा का उल्लेख मिलता है, वह पांड्य राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य में से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो पतंजलि का जो महाभाष्य है उससे हमें शुंग वंश का पता चलता है। प्रमुख कुछ अभिलेख, वो उससे संबंधित जो शासक हैं हमें उनको भी याद रखना पड़ेगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि हाथी गुफा अभिलेख जो किस शासक से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित। ऐहोल जो अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित। नासिक अभिलेख जो गौतमी वल्लजी हैं उनसे संबंधित है। और जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदमन शासक से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्त स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। और देवपांडा अभिलेख बंगाल शासक विजयसर। और भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट, चीनी लेखों का जो वर्णन है वो सबसे पहले फायान, उसका जो आने समय है वह 399 से लेकर 414 ईस्वी माना गया है। और उसकी जो रचना थी वो थी भारत दशा का उसने वर्णन किया था। और यात्रा विवरण हम पढ़ते हैं कि यह प्रथम चीनी यात्री था जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी उसने। और इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया था। तो किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजप्रसाद है यानी राजमहल को उसने क्या बताया कि यह देवियों के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट आता है ह्वेनसांग, जिसका समय रहा था 629 से लेकर 645 ईस्वी तक और जिसकी रचना थी CU की। हमने ऊपर भी क्वेश्चन पढ़ा जो कि पाश्चात्य संसार के लेख हैं, ठीक है। ह्वेनसांग का जो यात्री विवरण है उन्होंने क्या दिया था वो था, ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आए थे और उन्होंने हर्ष को शीलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। और इसी यात्रियों का यानी ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित भी कहा गया है। तो हमने तीनों वाक्य याद रखनी है कि उन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा गया था। किसका राजकुमार कहा गया था? यात्रियों का राजकुमार। साथ ही शाक्य मुनि भी कहा गया था, शाक्य मुनि भी कहा गया था। और नीति का पंडित, नीति पंडित भी कहा गया था। और ये किसे कहा गया था? ह्वेनसांग को, ठीक है। नेक्स्ट आता है इत्सिंग, जो 673 से लेकर 675 ईस्वी तक उसका समय रहा था और उनकी जो रचनाएं थी वो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं थी। और उनका यात्री विवरण था कि चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा था, ठीक है। ये तो तीनों इंपॉर्टेंट है, हमें तीनों याद रखने पड़ेंगे, इनका समय भी, रचनाएं भी, उनका यात्रा विवरण भी। नेक्स्ट आया था कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमें 510 ईस्वी के जो भानुगुप्त के आरण अभिलेख है उससे प्राप्त होता है। तो सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य हमें कब प्राप्त हुआ? 510 ईस्वी में।
और वो भी भानुगुप्त का, किसका, भानुगुप्त का एरन अभिलेख, किसका, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको कुछ टाइम के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।